अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर्कल समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, तो सर्कल पे ज़्यादा ध्यान रखना है। आज का लेक्चर सर्कल का बेसिक्स है, पूरा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का लेक्चर है। तो अगर वो समझ में आ गया तो सर्कल पूरा समझ में आ जाएगा। और आगे सर्कल में बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सर्कल में हम जाते हैं कि लोकस ऑफ द पॉइंट P विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो उसने बोला सर्कल की डेफिनेशन ये है कि लोकस ऑफ द पॉइंट P, एक पॉइंट P, कोई पॉइंट P एज्यूम कर लिया, लोकस ऑफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट P एज्यूम कर लिया, मान लो सपोज उसके कोऑर्डिनेट मैंने h, k ले लिया, तो कोई भी ले लिया, x, y ले लिया। तो लोकस ऑफ द पॉइंट P विच मूव्स इन सच अ वे, जिस प्रकार गति करता, मूव करता है, दैट इज डिस्टेंस, किस पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लोकस ऑफ द पॉइंट P, उस पॉइंट P का लोकस, विच मूव्स, जिस प्रकार गति करता है, मूव करता है, विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है, हिलेगा नहीं, वेरिएबल पॉइंट ये है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट मूव हो रहा, लोकस ऑफ द पॉइंट P विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसने बोला एक पॉइंट P ऐसा मूव करे, एक पॉइंट P ऐसा मूव करे, एक पॉइंट P है वो ऐसा मूव करता जाए कि इसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी, कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट P मूव होकर यहाँ जाएगा तो भी दूरी 3 सेंटीमीटर होगी, ये पॉइंट यहाँ मूव होकर जाएगा तो भी दूरी 3 सेंटीमीटर होगी, ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो भी दूरी 3 सेंटीमीटर होगी। मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, कांस्टेंट डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो मूवमेंट होगा और ये पूरा जो मूव करते हुए जो डायग्राम बनाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। क्लियर हुआ? The locus of the point P which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. Fixed point is called center of the circle. Fixed point को क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर इन जनरल अपन इसको h, कैसे डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर हुआ? ये फिक्स डिस्टेंस रेडियस है। क्लियर हुआ? अब यहाँ एक वर्ड यूज हुआ लोकस, उसका मतलब थोड़ा समझा देता हूँ, फिर लोकस में ढेर सारी प्रॉब्लम करेंगे। कोऑर्डिनेट में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बनती है लोकस बनती है। जिस दिन तुम्हें लोकस की प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा, बिना किसी हेल्प के लोकस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, समझ जाओ कोऑर्डिनेट तुम्हारे जेब में है। पता कोऑर्डिनेट तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो गया। लोकस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मतलब कोऑर्डिनेट आ गया। कैलकुलस में जिस दिन एरिया वॉल्यूम सरफेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, समझ जाओ पूरा कैलकुलस आ गया। मतलब पूरा ये समझो कि अगर लोकस का प्रॉब्लम जो बच्चा सॉल्व कर रहा है उसको तुम ये नहीं पूछ सकते कि सर्कल आता है, पैराबोला, इलिप्स आता है, उसके कंसेप्ट डेप्थ में तभी लोकस की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। तो लोकस ही कॉम्प्लिकेटेड। और एनआईटी में पिछले 3-4 सालों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लोकस से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पेपर जब भी टाइट आएगा लोकस आ जाएगा। लोकस आया पेपर टाइट हो गया, टफ हो गया। तो लोकस में कमांड करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लोकस का पहले मतलब मैं समझा देता हूँ, प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे तो देखेंगे। लोकस का हिंदी मतलब होता है बिंदुपथ। लोकस का मतलब होता है बिंदुपथ, हिंदी मतलब। अंग्रेजी में तो लोकस ही बोल रहे हैं, लेकिन उसका हिंदी मतलब होता है बिंदुपथ। अब बिंदु मतलब पार्टिकल, पॉइंट। पॉइंट मतलब इस पॉइंट को तुम पॉइंट बोलते हो, हिंदी में बिंदु बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब लोकस का हिंदी मतलब होता है बिंदुपथ। बिंदु के द्वारा तय किया गया पथ। पथ मतलब रास्ता, दूरी। समझ में आ रहा है? सवाल होता है सर ना बिंदु पता ना पथ पता, लोकस भी नहीं पता, ये तो हिंदी मतलब है, इसका मतलब क्या है? तो कोई भी पार्टिकल गिवन ज्योमेट्रिकल को कंडीशन को फॉलो करते हुए, कोई पार्टिकल है वो गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करते हुए जो पाथ ट्रेवल करता है, आफ्टर ट्रेवलिंग जो कर्व जनरेट करता है, वो कर्व उस पॉइंट का, उस पार्टिकल का लोकस कहलाता है। फिर से समझा रहा हूं, कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करते हुए जो पाथ ट्रेवल करता है, आफ्टर ट्रेवलिंग या तो कोई लाइन बनाएगा या तो कोई कर्व बनाएगा। समझ में आ रहा है? उस लाइन को या उस कर्व को, उस पार्टिकल का क्या बोलते हैं, लोकस। उदाहरण के तौर पे एक लड़के को मैंने उठाया कि चल जा राजवाड़ा जा और वहां से फलाना किताब लेके आ। मैंने इस लड़के को बोला कि तू राजवाड़ा जाना और ये वाली किताब लेके आ जाना। अब उसको राजवाड़े का रास्ता नहीं पता। वो जो लड़का, मैंने जिस लड़के को उठाया वो पार्टिकल हो गया। जिसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये नया लड़का है, राजवाड़ा नहीं मालूम है, तो मैंने बोला बेटा यहाँ से जाना, यहाँ जाना, ये तेजनगर ब्रिज तक जाना, ब्रिज से तू सीधे चले जाना, फिर राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, फिर नगर निगम जाना, नगर निगम से लेफ्ट जाएगा तो राजवाड़ा आ जाएगा, राजवाड़ा के पास खजूरी बाजार है, वहाँ राइट जाना, बुक की दुकान होगी, बुक लेके आ जाना। तो अब वो पार्टिकल है, वो बच्चा जो है पार्टिकल हो गया, वो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल पॉइंट हो गया। जो वेरिएबल पॉइंट है ये वेरिएबल होगा, कांस्टेंट तो ये है। समझ में आ रहा है? जो बुक की दुकान है वो कांस्टेंट, वो हिल नहीं रही है, उसको वहां तक पहुंचना है। समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल जिसको मैंने उठाया और मैंने ज्योमेट्रिकल कंडीशन, यहाँ तो मैं ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे रहा हूँ लोकस के केस में, कोऑर्डिनेट के केस में, लेकिन बच्चे को जो कंडीशन दे रहा हूँ कि तू लेफ्ट जाना, राइट जाना, 10 नंबर की बस पकड़ना है, वो मेरे कंडीशन को फॉलो करेगा। फॉलो करेगा तभी वो राजवाड़ा तक पहुँच पाएगा, खजूरी बाजार पहुँच पाएगा। जहाँ मैंने राइट बोला अगर गलती से लेफ्ट चला गया, और जहाँ मैंने लेफ्ट बोला गलती से राइट चला गया, तो क्या दुकान तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। तो वो पार्टिकल मतलब वो लड़का मेरे ज्योमेट्रिकल कंडीशन में कंडीशन दिया लेफ्ट राइट की, उसको फॉलो करते हुए जो ट्रेवलिंग कर रहा है, आफ्टर ट्रेवलिंग राजवाड़ा पहुंच गया, दैट इज लोकस उसका क्या हो गया, राजवाड़ा।
लोकस वो राजवाड़ा हो गया जहाँ उसको पहुँचना है, बुक की दुकान उसका लोकस हो गया। अब मुझे राजवाड़ा नहीं पहुँचाना है, रेलवे स्टेशन पहुँचाना है, तो मैं कंडीशन चेंज कर दूंगा कि कंडीशन वही रहेगा यूँ, राजवाड़ा जाना तो भी वही रास्ता यूँ, कंडीशन चेंज करूंगा मैं कि राजवाड़ा इधर है, रेलवे स्टेशन इधर है, समझ में आ रहा है? तो मैं पार्टिकल तो वही रहेगा, पार्टिकल तो वही रहेगा, लड़का वही रहेगा। अब मैं जहाँ लेफ्ट राइट भेज रहा था राजवाड़ा के, वहाँ रास्ता चेंज कर दूंगा। अब रास्ता चेंज कर दिया, कंडीशन चेंज कर दिया, तो थोड़ी देर पहले राजवाड़ा बन रहा था, अब वो रेलवे स्टेशन बन रहा है। फिर कंडीशन चेंज कर दिया तो पलासिया चला गया वो। तो कंडीशन चेंज होती जाएंगी, कर बदलते जाएगा, कभी सर्कल बन जाएगा, कभी पैराबोला बन जाएगा, कभी विलेज बन जाएगा, कभी हाइपरबोला बन जाएगा, कभी लाइन बन जाएगी, कभी है तुम्हारा पेरिफेरल लाइन बन जाएगी। तो वो पार्टिकल गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करते हुए पार्ट ट्रेवल जो करता है, कंडीशंस के हिसाब से उसका नाम कर्व बदलता जाता है। और कर्व के हमने अलग अलग नाम रख दिए, जैसे व्यक्ति है, व्यक्तियों के अलग अलग नाम है, ऐसे कर्व के अलग अलग नाम रख दिए गए। समझ में आ रहा है? तो बस इतनी सी बात है कि लोकस कुछ नहीं है, कंडीशंस को फॉलो करते हुए पार्ट ट्रेवल करता है। जैसे इस पार्टिकल को हमने कंडीशन दिया कि रे भैया तेरे को ऐसा मूव करना है, ऐसा मूव करना है कि तेरी जो फिक्स पॉइंट से दूरी ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। तू कहीं भी चले जा, तू यहाँ रहे तो भी दूरी 3 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ जाएगा तो भी नपती करेंगे दूरी 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ जाएगा तो भी, अगर आर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, कहीं भी जाओगे आर होगी। वो आर डिस्टेंस से पूरा मूव करेगा और आफ्टर मूवमेंट जो कर्व बनाएगा, वो गोल गोल जो कर्व बनाएगा, उस गोल गोल का नाम क्या रख दिया? सर्कल। उसको हम सर्कल बोलते हैं। कठिन है क्या? फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट है सर्कल का क्या है? सेंटर। और फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। सर्कल की क्या होती है? रेडियस। क्लियर हो गया? तो फिक्स पॉइंट को सर्कल का सेंटर बोलते हैं, फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। ये रेडियस आर है तो मैं ये करूंगा तो ये भी रेडियस क्या हो जाएगी? आर। मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो भी क्या हो जाएगी? आर। ये करूँ तो भी क्या हो जाएगी? आर। ये करूँ तो भी क्या हो जाएगी? आर। ये करूँ तो भी क्या हो जाएगी? आर। साइकिल का पहिया, अब उसके बीच में एक्सल से स्पोक्स की दूरी सब बराबर ही होती है ना। कम ज़्यादा हो जाए तो गोल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसके और अलग तरीके से समझो, सर्कल को जल्दी समझ में आ जाएगा। सर्कल तुम पहले ही पढ़ चुके हो, पूरे कर्व, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा मैथमेटिक्स तुम पहले ही पढ़ चुके हो, सिर्फ कनेक्ट करना किधर पढ़े थे। अब गांव में देखा होगा गाय भैंस बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? अरे देखा है कि नहीं देखा? सब गाँव के तो दिख रहे हो, तुम गाँव के तो हो। वो ऐसा मुँह बना रहे हो हैं कि हमने नहीं देखा, व्हाट इज दिस बोले, है ना। हाँ मालूम पड़ा, भैंस में भैंस में बैठ के नहाने जा रहा है तालाब में, अब बोले व्हाट इज दिस, है ना। मतलब गाय को हालांकि वो उसको नाम याद होगा, काऊ, काऊ मतलब गाय होती है। अब बैल का याद रहना, बैल का नाम याद रहना रह गया होगा तो बोलेगा जेंट्स काऊ, है ना। होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, रट लेते हैं तो समझो समझो समझो। तो हमने देखा गाय हो, भैंस हो, जो भी है। अब भैंस तुम्हारे हिसाब से भैंस समझ लो, तो एक भैंस को या गाय को एक खूंटे से बांध देते हैं। तो गाय को खूंटे से बांध दिया, खूंटे से इसलिए बांध रहे हैं गाय भैंस को कि भाग ना जाए। तो मालिक क्या करता है, अपने गाय को खूंटे से बांध देता है कि भाग ना जाए, दूध निकाल रहे हैं तो उसको पहले वो भूसा सानी जो भी देता है ताकि वो भोजन कर ले, उसके बाद दूध वगैरह निकालता है कि भैया पड़ोस क्या नहीं घुस जा, जाके पड़ोस के खेत में चले जाएगी, वो लठ लेके आ जाएगा तुम्हें, है ना। तो अपन गाय को बांध देते हैं, भैंस को बांध देते हैं। अब भैंस को बांध दिया तो बांधा, अब गले में रस्सी रहती है, जिस रस्सी से अपन खूंटे में बांध देते हैं। तो जो खूंटा है, जो खूंटा जिस खूंटे से बांध दिया और वो गाय या भैंस बंधी हुई है, समझ में आ रहा है, गले में रस्सी बंधी हुई है। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, गाय बंधी है, भैंस बंधा उस खूंटे से, जिस खूंटे से भैंस बंधी हुई है वो भैंस नथिंग बट वेरिएबल पॉइंट होगी। वो भैंस क्या है? वेरिएबल पॉइंट, ऐसा समझो। अब मान लिया कि छोटे छोटे बच्चे क्या खिलवाड़ करते रहते हैं, आए भैंस की पूंछ में मार दिया, एक डंडा मार दिया, कुछ मार दिया, तो भैंस क्या भगना चालू कर देती है। अब भगना चालू करेगी तो उसको तुमने रस्सी से बांध रखा है, तो भगेगी कैसे? भगेगी ऐसी भगेगी, वो जितनी रस्सी लंबी चौड़ी होती जाएगी यूं। खूंटा बहुत मजबूत है, उखाड़ नहीं पा रही, तो क्या करेगी? भगेगी। और लड़के को आने लगा मजा, जो मार रहा है पीछे वो खदेड़ते जा रहा है, तो क्या भैंस भगते जा रही है। भगते 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 एक डायग्राम, और हो सकता है कि वो लड़के ने थोड़ा ज़्यादा ही मारा तो भैंस गोबर भी कर दिया उसने, तो गोबर करते 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 भगते जा रही, इमेजिनेशन कर, है ना। अब गोबर करते करते भगते जा रही है, तो भगते 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 अब दिख गया होगा तेरे को पूरा गोबर, दिख गया। तो जो गोबर का वो पूरा बना, समझ में आ रहा है, नथिंग बट वो तेरा है क्या? सर्कल। तो गाय तेरी है वेरिएबल पॉइंट, समझ में आ रहा है। वो खूंटा तेरा क्या है? सेंटर। फिक्स्ड है, खूंटा वेरिएबल होता है क्या? कई मूवमेंट होता रहता है यूं। खूंटा तो गड़ा है, खूंटा क्या हो गया? सेंटर। और गाय के गले में जो रस्सी फंसी हुई ना, रस्सी, वो क्या है? रेडियस। समझ में आ गया? तो रेडियस तो पहले सर्कल पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था? तेरे को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
तो गाय की रस्सी वो रेडियस है, गाय वेरिएबल पॉइंट है। अब घर में जाना तो बोलना वेरिएबल पॉइंट को तुमने खाना वाना दिया कि नहीं ये तो वो गाय के गले में जो रस्सी है वो रेडियस है, वो खूंटा तेरा सेंटर है, समझ में आ रहा है। और गोबर से जो बेहतरीन डायग्राम बना है वो डायग्राम क्या तेरा सर्कल। और गाय अगर मान लो यहाँ से गाय चलना चालू करी यहाँ से और गोल गोल घूमते 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 इस पॉइंट पे वापस से आ गए तो नेक्स्ट बार इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड लेते लेते यहाँ गए तो हम बोलेंगे इसका सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। ये सब बाद में पढ़ाऊंगा मैं। तो फिलहाल सर्कल की जो डेफिनेशन थी कि लोकस ऑफ द पॉइंट P which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant is called circle। पॉइंट P का लोकस जो उस प्रकार गति करता है, हिंदी मीडियम भले, उस पॉइंट P का लोकस, उस पॉइंट P का बिंदु पद जो इस प्रकार गति करता है कि इसकी फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। इस प्रकार गति करता है, कहीं में मूवमेंट कर ले, इसकी फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। तो जो डायग्राम बनता है उसका नाम क्या है? सर्कल। फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सर्कल का सेंटर और फिक्स स्ट्रेट लाइन को सर्कल का बोलते हैं रेडियस। फिक्स डिस्टेंस को सर्कल का बोलते हैं रेडियस। क्लियर हुआ यहाँ तक? लिखो आगे। इफ सेंटर h, k, if center h, k, if center h, k and radius r, then equation of circle will be, then equation of circle will be, then equation of circle will be, then equation of circle will be x minus h का whole square plus y minus k का whole square equals to r square। then equation of circle will be x minus h का whole square plus y minus k का whole square equals to r square। बोर्ड पे लिखते हैं ना और इसको इक्वेशन दे देना 1, फर्स्ट इक्वेशन दे देना। अब यहां से चालू हो गया तुम्हारा सर्कल। लिख लिया? लिख लिया? इस सर्कल की एक जनरल इक्वेशन है तो ध्यान रखना। अब मैं जो सर्कल के पढ़ा रहा हूं, अब सर्कल के 10 फॉर्म पढ़ा रहा हूं, अब ध्यान से समझते जाना। आज का लेक्चर ही ब्रह्मा विष्णु महेश है सर्कल के हिसाब से। जिसको आज का लेक्चर समझ में आ गया समझो कोऑर्डिनेट दिमाग में बिल्कुल बैठ गया और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे। इस सर्कल में मात्र 10 फॉर्म होते हैं, 10 के बाद आज तक 11वां फॉर्म भरा नहीं। हमेशा ध्यान रखना, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना है भैया। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे जाओगे तो ध्यान का क्वेश्चन की संख्या लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में थक जाओगे करते करते, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। एक एक टॉपिक के लाखों क्वेश्चन है। हमें कंसेप्ट के पीछे जाना, कंसेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चन की संख्या तो बहुत है। तो हमें दिमाग में रखना है कि सर्कल के कितने क्वेश्चन, आप यूं देखोगे तो सर्कल के लाखों करोड़ों क्वेश्चन बन जाएंगे। 1000 बुक 1000 क्वेश्चन, लाखों बुक लाखों क्वेश्चन। हम ये देखें कि सर्कल के जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं वो कितने टाइप के होंगे, तो मात्र सर्कल के 10 ही फॉर्म होते हैं। 5 और 5 10, सर्कल के 10 फॉर्म होते हैं। 11वां आज तक कोई बना नहीं। तो ब्रह्मांड का एक सिंगल क्वेश्चन 11वें फॉर्म से बन भी नहीं सकता। तो तुम्हारे फंडे क्लियर रहेंगे यार, सर्कल में कितने घुमा ले, 10 ही तो फॉर्म है। बस आइडेंटिफाई करना कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो फॉर्म नंबर 7 को बिलोंग कर रहा है क्या, ये फॉर्म नंबर 8 पे है क्या, फॉर्म नंबर 6 पे है क्या, फॉर्म नंबर 3 पे है क्या। बस वो आइडेंटिफाई कर लिया तो 3 का जो रूल है वो क्वेश्चन में लगा देना। अगर तुम्हें लगा ये जो क्वेश्चन है ये सर्कल के फॉर्म नंबर 5 पे है तो 5 के जो कंडीशंस जो रूल मैंने बताया 5 के लिए वो लगा देना। तो हमें क्या करना, डायरेक्ट क्वेश्चन में अटैक नहीं करना है, डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, शिवाजी जैसी हरकत नहीं करना है। तो हमें अटैक नहीं करना है, पहले ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद हमें ध्यान रखना, फिर ऑब्जर्व करने के बाद फिर लगाना। क्योंकि क्वेश्चन हुआ डायरेक्ट अटैक ना करते हुए क्वेश्चन को स्कैन करा, स्कैन करने के बाद देखा कि कौन से नंबर फॉर्म को बिलोंग करता है क्वेश्चन। हमें लगा यार फॉर्म नंबर 7 पे बेस्ड है तो फॉर्म नंबर 7 की जो कंडीशन बनाई वो क्वेश्चन में लगा दो, फटाफट हो जाएगा। अब हिट एंड ट्रायल करोगे कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया ये भी कर लिया, मालूम पड़ा कुछ हाथ नहीं लगा, क्वेश्चन भी टाइम लग गया और क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग गया, क्वेश्चन हुआ नहीं। ये मान लो हो गया तो टाइम इतना लग गया, ये 4 क्वेश्चन गड़बड़ करके क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया। तो सर्कल के मैं 10 फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, 10 फॉर्म अगर दिमाग बैठ गए तो सर्कल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो 10 फॉर्म का जो जनरेटर है, 10 फॉर्म बने कैसे, वो इससे सिंगल से बने, इसी से बने। सर्कल के स्टैंडर्ड एक ही फॉर्म होता है, एक ही से 10 फॉर्म बने। बस 11वां कोई फॉर्म आज तक बना नहीं है भी नहीं। और ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन तुम ला भी नहीं सकते। दुनिया का कोई क्वेश्चन तुम ला के बता दो जो 11 फॉर्म से अलग हो, 10 फॉर्म से अलग हो, 11वें फॉर्म में हो। 11वां कोई फॉर्म ही नहीं तो कहाँ से होगा। सर्कल के 10 फॉर्म है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन 10 फॉर्म के अंदर बनेगा। बस वो 10 फॉर्म दिमाग बिठा लिया तो तुम्हें, और दिमाग में बिठाने के बाद तुम्हें स्कैन जरूर करना। एक होता है कॉपी में लिखा हुआ। अब कॉपी में लिखी हुई चीज़ें ध्यान रखना कभी भी तुम्हें काम नहीं आएंगी, दिमाग में लिख लो तो काम आएगी। कॉपी में लिख लिया ठीक है, हमें दिमाग पे लिखना है। तो कोई क्वेश्चन आया तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते यहाँ एंड में पहुंचा, दिमाग में स्कैन कर लिया पूरा और पढ़ते पढ़ते पकड़ लिया फॉर्म नंबर 3 का, लगाया कंडीशन साइड में, दूसरा क्वेश्चन आ गए। बस ये होगा तब जाके एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाओगे। एंट्रेंस एग्जाम टाइम बाउंडेड एग्जाम ही क्यों है? टाइम बाउंडेड इसलिए कि तुम्हारी इंटेलिजेंस लेवल चेक कर रहा है कि एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग जो बच्चा है आईटी जैसे एनआईटी जैसे कॉलेज में आ रहा है उसका डिसीजन मेकिंग क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। और डिसीजन मेकिंग के फर्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को ले रहा है कि सेकंड राउंड में इतना हो। टाइम बाउंडेड इसलिए किया कि टाइम लिमिट के अंदर आंसर दे दो, तुम्हारा दिमाग कितना जल्दी एग्जीक्यूट कर पा रहा है। तो सर्कल का जो फर्स्ट फॉर्म से 10 फॉर्म बने हैं और वो पहला फॉर्म जो है, पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं कि सर्कल तो ये लिखा है, डायग्राम क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि यार ये सर्कल हमने लिखा
इसका डायग्राम कैसे बनेगा तो समझो। जैसे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर पहले समझ लो, फिर बना लेना, टाइम दूंगा मैं डायग्राम बनाने का, समझते समय लिखना मत, कि समझाऊंगा पैरेलल में लिखोगे ना तो दिक्कत आएगी। पहले कोई भी कोऑर्डिनेट का डायग्राम बनाओगे तो पहले एक्स और वाई बना लो। एक्स और वाई क्यों बनाएंगे, तुम बैठे हो भैया तो हवा में थोड़ी लटके हो, टेबल बेंच में बैठे हो ना, मतलब कोई ना कोई बेस चाहिए तुम्हें टिकाने के लिए। अब जमीन में भी खड़े होगे तो बेस चाहिए कि नहीं चाहिए, हवा में खड़े हो सकते हो क्या तुम, नहीं, तुम्हें एक बेस चाहिए, आधार चाहिए, स्पेस चाहिए, समझ में आ रहा, प्लेन चाहिए। तो इसका जो बेस है, आधार है, प्लेन स्पेस है, वो एक्स और वाई एक्सिस है, समझ में आ रहा है। तो पहले एक्स और वाई 2D है इसलिए एक्स वाई है, 3D पढ़ेंगे तो एक्स वाई जेड एक्सिस बनाना पड़ेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, और पहले भी कई बार समझाया, वापिस से समझा रहा हूँ कि जहाँ एक्स और वाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन में यूज कर चुके हैं अपन, समझ, इसलिए मैंने बोला स्ट्रेट लाइन के जो बेसिक्स है उसको क्लियर रखोगे, सर्कल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया कि एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वर्टिकल क्या होता है, वाई एक्सिस। तो वर्टिकल वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स और वाई जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। 0,0, समझ में आ रहा है। ओरिजिन के इधर जाएंगे एक्स पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के इधर जाएंगे तो एक्स क्या होगा, नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर जाएंगे वाई पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के नीचे जाएंगे वाई नेगेटिव। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको सब समझाते जा रहा हूँ, मैथ्स वालों को पहले से पता है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है, वाई ऊपर पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, तुम्हारे लिए समझाते जा रहा हूँ, नॉन मैथ्स वालों के लिए, ध्यान समझते जाना। अब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सवाल उठता है कि सर ये सर्कल की पोजीशन क्या होगी। तो ये जो सर्कल है, डायग्राम ये सर्कल बनाया है, इसका सेंटर क्या है, एच कमा के, सेंटर क्या है, एच कमा के। अब सेंटर एच कमा के, रेडियस क्या है, आर, रेडियस आर। तो एच कमा के होता क्या, सेंटर क्या है, सेंटर नथिंग बट, सेंटर का ये सरकमफ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। तुम ये मत समझो कि सर्कल है तो सेंटर एच कमा के का इससे कोई लेना देना है, इससे तो रेडियस का हो गया, समझ में आ रहा है। सर्कल से सरकमफ्रेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं। ये सर्कल के सेंटर से और यहाँ तक की दूरी क्या होती है, रेडियस। ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, समझ में आ रहा है। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस। ये सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस है, समझ में आ रहा है। सेंटर का लेना देना एक्सिस से है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सर्कल कितनी डिस्टेंस पे है, सर्कल कहाँ सिचुएटेड है, एक्स से कहाँ कितनी दूरी पे, वाई से कहाँ दूरी पे, उसके हिसाब से सेंटर डिसाइड होता है। तो देखो ये जो सेंटर मैंने बोला कि एच कमा के, सेंटर एच कमा के रेडियस आर है, तो सवाल उठता है सर ये बनेगा कैसे। तो कुछ नहीं है, दिमाग में बिठा के चलना कि जो सेंटर होता है एक्स और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये यार मैंने सेंटर यहाँ एच कमा के लिखा है, ध्यान समझते जाना, सेंटर एच कमा के लिखा, तो कुछ नहीं है, जो यहाँ से वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल जो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमेशा, समझ में आ रहा है। जो वर्टिकल खड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर सेंटर एच कमा के है तो ये दूरी एच है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, एच, ये दूरी एच है, ये दूरी एच है, समझ में आ रहा है। ये दूरी है, अगर ये दूरी एच होगी तो पैरेलल में दूरी भी एच होगी, अगर ये दूरी एच है तो पैरेलल में दूरी भी एच है। और ये जो के है ना, ये दूरी क्या हो जाएगी, के। ये वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के है तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी, के। तो सेंटर का जो हो गया एच कमा के हो गया, समझ में आ रहा है। तो सर्कल का जो सेंटर है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा, समझ में आ रहा है। और वाई से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, समझ में आ रहा है। और वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया कि नहीं आया, मतलब सेंटर एच कमा गया तो ये दूरी क्या हो जाएगी, एच, हॉरिजॉन्टल एच होगा एक्स, और ये वाला क्या होगा, के। हमेशा देखना एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, समझ में आ रहा है। ये एक्स से पहले वाला हमेशा एक्स होगा, सेकंड वाला क्या होगा, वाई। एच कमा के तो ये दूरी क्या है, एच, और ये दूरी क्या है, वाई। तो ये एच और के है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। रही बात सर इसमें तो एच के का निर्धारण समझ में आ गया कि ये एच कमा के सेंटर है तो ये डिस्टेंस एच है, और ये डिस्टेंस इसलिए एच है कि ये वाली डिस्टेंस एच है, समझ में आ रहा है। ओरिजिन से इतनी दूरी एच है तो ये भी एच होगी, तो हमने एच लिख दिया। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक के है, ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी क्या है, के, तो हमने के लिख दिया। अब बोलो सर रेडियस भी तो है इसमें आर, तो कुछ नहीं, सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आर, समझ में आ रहा है। ये सर्कल बन गया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, चाहे तो डायग्राम बना लो, बना लो। चलो तो समझो, तो ये सर्कल का पहला फॉर्म है, इक्वेशन 1 जो दिलाया था। अब देखो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ सर्कल के 10 फॉर्म, वो 10 फॉर्म इस फॉर्म से पहले फॉर्म से जनरेट हुए, ध्यान समझते जाना, कठिन कुछ भी नहीं है। 10 फॉर्म जो है मैंने बताया ये क्वाड्रेंट है, समझते जाना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो ये चारों क्वाड्रेंट में सर्कल अपनी पोजीशन बदलता जाएगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा। तो बोलोगे सर 4 ही टाइप बनने चाहिए सर्कल के, कभी एक्स पे हो जाएगा, कभी वाई पे हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कितने हो गए, 6।
पहले इधर होगा, इधर 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 4 हो गए, फिर कभी एक्स पे हो गए, कभी वाई पे हो गए, कभी एक्स को टच कर लिया, कभी वाई को टच कर लिया, कभी दोनों को टच कर लिया। तो ऐसे ही क्वाड्रेंट बदलता जाएगा, उसका पोजीशन बदल जाएगा, उसके नाम बदलते जाएंगे, सर्कल वही रहेगा, पोजीशन बदलती जाएगी, इक्वेशन बदलती जाएगी। तो सबसे पहला फॉर्म नंबर 1 लिखो, 10 फॉर्म पढ़ा रहा हूँ। फॉर्म नंबर 1 लिखो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फॉर्म नंबर 1, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ सेंटर लाई एट ओरिजिन। फॉर्म नंबर 1, equation of the circle if center lie at origin and radius r, and radius r, and radius r। इसने बोला उस सर्कल की इक्वेशन तुम्हें फाइंड आउट करना, निकालना, तुम खुद ही निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा, तुम खुद ही निकालोगे, सारे 10 फॉर्म तुम खुद ही जनरेट करोगे। देखना अभी तुम्हें किसी लड़के को लग रहा है, चाहे वो नॉन मैथ्स वाला बच्चा बैठा हो, बायो वाला बच्चा बैठा, कॉमर्स वाला बच्चा बैठा है, मैथ्स वाले तो बता ही देंगे, अब तुम खुद ही 10 फॉर्म जनरेट कर लोगे। मैंने वही बोला ना कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब 10 फॉर्म में से तुम में से किसी बच्चों को एक फॉर्म भी नहीं आ रहा है, किसी को बैठे कुछ ऑनलाइन में बैठे हो, ऑफलाइन बैठो, किसी को एक फॉर्म भी नहीं आ रहा है, एक आध दो आ रहा होगा 68 में, तो बात अलग है। अब तुम खुद ही जनरेट कर लोगे, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम्हें याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होता है। जो लड़का यहाँ पे है, अमेरिका चले जाए, ब्रिटेन चले जाए, जापान चले जाए, वो लड़का लड़का रहेगा, उसकी हाइट लेंथ कुछ भी चेंज नहीं होगी, सब सिर्फ लोकेशन चेंज होगी। समझ में आ रहा है? लोकेशन चेंज होगी। तो तुम्हें यहाँ का सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का है, वो वही रहेगा। जो चेंज हो रहा है वो चेंज उठा के पुट करते जाना है। मैंने कहा सर्कल का पहला फॉर्म जो मैंने बोला कि उस सर्कल की इक्वेशन निकालना है इफ सेंटर लाई एट ओरिजिन, सेंटर 0 0। जब भी ओरिजिन की बात करेगा, मैंने 100 बार बताया, अभी फिर से समझ लो, ओरिजिन की बात करें 0 0 लगा लिया करो। ओरिजिन मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0। क्लियर हुआ? पहला फॉर्म ये उस सर्कल की इक्वेशन बताना जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन 0 0। वो 0 0 कभी नहीं बोलेगा, ओरिजिन बाय डिफॉल्ट क्या है 0 0, एंड रेडियस क्या है r। क्लियर हुआ? तो सर्कल इक्वेशन बताना, तो कुछ नहीं करना, जनरल इक्वेशन सर्कल की ये रही। इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, मैंने बताया जो सर्कल बना कैसे, इसका जो सेंटर है मैं बता रहा हूँ, इस सर्कल बना कैसे, इसका सेंटर क्या लिया, h कमा के, यही तो लिखा, और उसका रेडियस क्या है r। ये सेंटर h कमा के, रेडियस r था, सर्कल ये था, मतलब h और के सर्कल के क्या होते हैं, सेंटर। इस इक्वेशन में h और के सर्कल के क्या होते हैं, सेंटर, और r क्या होता है, रेडियस। तो ये पहला वाला कोऑर्डिनेट सेंटर का जो h है वो अभी क्या हो गया 0, और k क्या हो गया 0, और रेडियस r की जगह r ही है। अब उस सर्कल की इक्वेशन तुम्हें जनरेट करना है, फॉर्म नंबर फर्स्ट, उस सर्कल की इक्वेशन जनरेट करना है जिसका सेंटर क्या है 0 0, और रेडियस क्या है r। तो जहाँ h है वहाँ उठा के पुट कर दो 0, और जहाँ k है वहाँ उठा के पुट कर दो 0। सिर्फ h की जगह क्या पुट कर दो 0, और k की जगह क्या 0। बोलो इक्वेशन क्या होगी, बोल। ये तुमने ही बताया, मैंने नहीं लिखा, तुमने बताया और करेक्ट बताया। समझ में आ रहा भैया? लिख लो। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू r स्क्वायर। लिख लिया? तो ये सर्कल, उस सर्कल इक्वेशन फॉर्म नंबर 1 खत्म हुआ, उस सर्कल इक्वेशन हो गई जिसका सेंटर 0 0 पे है, ओरिजिन पे, और रेडियस क्या है r। तो तुम्हें कभी बोले उस सर्कल इक्वेशन बताओ भैया जिसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस क्या है r, तो सर्कल हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू r स्क्वायर। याद करो सेट थ्योरी में इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन किए हैं अपन ने, आ रहा था सर्कल। तो यहाँ पे धक्का r की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे r5 तो सर्कल बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू 25। भाई r5 होगा तो 5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25। अब कोई बोल दे उस सर्कल क्वेश्चन निकालना है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r 5 है, तो सेंटर 0 0 है तो सर्कल बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r की जगह 5 तो क्या जाएगा 25। समझ में आ रहा है? कोई बोले उस सर्कल क्वेश्चन निकालना है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 2 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या जाएगा 4। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये सर्कल दे रखा तो हम समझ जाएंगे इसका सेंटर 0 0 पे रेडियस क्या है 5, r स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सवाल होता है ये तो समझ में आ गया सर डायग्राम कैसे बनेगा। कोऑर्डिनेट में बिना डायग्राम के कुछ चीज़ें हमें नहीं करना है और करना भी नहीं चाहिए, पूरा खेल डायग्राम का है। तो जो पहला फॉर्म है जो आपने लिखा है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या लिखा r स्क्वायर, इसका डायग्राम भी मतलब ये फॉर्म नंबर 1 यहाँ लिखना, डायग्राम यहाँ बनाना, फॉर्म नंबर 2 इधर, डायग्राम इधर। लेफ्ट साइड में इक्वेशन लिखना, लेफ्ट में इक्वेशन होना चाहिए, राइट पे क्या बनना चाहिए डायग्राम। क्लैरिटी रहेगी कि इक्वेशन इसका डायग्राम ये, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा समझो। अब डायग्राम भी तुम खुद ही बनाओगे, मैं नहीं बना रहा हूँ, खुद ही बनाओगे। देखो कैसे बनाओगे डायग्राम। इसका सेंटर इस सर्कल का कहाँ है, कहाँ है, रट्टू तोता ध्यान रखना, मेरे को जो मैं समझाते जा रहा हूँ उसको दिमाग बिठाते जाना, उल्टा सीधा मत बोल देना। इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे 0 0 पे है। अब कनेक्ट करो, सेंटर अगर ओरिजिन 0 0 पे है तो ओरिजिन कहाँ होता है, जहाँ एक्स और वाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलो एक्स और वाई को इंटरसेक्ट कराते हैं। पहले ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कराया, ओरिजिन यहाँ हो गया। और इस सर्कल का सेंटर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 पे होगा, तो सेंटर तो बीच में ही होता है, ये कहीं भी हो जाता है यूँ। मतलब इस हॉल का सेंटर उधर पलासे में मिलेगा अपने को, ऐसा राजेंद्र नगर में मिलेगा, ऐसा होगा क्या?
तो बीच में ही होगा कि नहीं? ये सेंटर कहीं भी हो जाता है। सर कहीं भी ले लो, हमको क्या भेदभाव नहीं समझते हम उसमें, कहीं भी होगा क्या? तो सेंटर तो बीच में ही होगा, तो सर्कल ऐसा बनाना पड़ेगा। तो सेंटर बीच में आ गया। अरे भैया इधर। और रेडियस, सेंटर से सर्कल में दूरी क्या है? रेडियस r। क्लियर हुआ? तो बन तो क्या डायग्राम यही है, x + y² = r²। तुम्हें ने बनाया, समझ में आ रहा है भैया? फॉर्म नंबर 2, इफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, इफ सर्कल पासेस थ्रू, जो पासेस थ्रू हो रहा है उसका नीचे अंडरलाइन कर लेना, वही मेन इसका फीचर है। इफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन जैसे बोलूँ 0 0 लिख लिया करो, ओरिजिन बोलूँ मतलब 0 0 लिख लिया करो ब्रैकेट में। इफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, इफ सर्कल passes through the origin, then equation will be, then equation of the circle will be, then equation of the circle will be, then equation of the circle will be। देखो अब इसमें पहले तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, समझो। इसने बोला आप सर्कल ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है, सर्कल कहाँ से पास थ्रू? ओरिजिन से। डिपेंडेंसी खत्म कर दो अब दिमाग में कि सर लिखेंगे तो समझूंगा। तुम अभी इमेजिनेशन पावर डेवलप करो। मैथ्स और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पूरा इमेजिनेशन पावर पे चलते हैं। तुम्हारा इमेजिनेशन पावर डेवलप कर लिया ना तो मैथ्स के क्वेश्चन से खेलना चालू कर दोगे। इमेजिनेशन पावर मतलब क्रिएट कर लोगे, और हर बंदे के अंदर इमेजिनेशन पावर होती है, हर बंदे के अंदर होती है इमेजिनेशन पावर। दुनिया में ब्रह्मांड में ऐसा कोई बंदा नहीं, कितने ही बोले मैं मूर्ख हूँ, इमेजिनेशन पावर हर व्यक्ति के अंदर होती है, बस यूज़ करने का तरीका उसका डेवलप करो। और धीरे धीरे मैं डेवलप करा दूंगा इमेजिनेशन। जैसे तुम्हारे घर का मान लो रसोई घर है, किचन, घर का किचन तुम्हारा दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? चंद्रमा रात वाला दिखा? सूरज दिखा कि नहीं दिखा? सूर्य दिख रहा है गोल गोल। इमेजिनेशन पावर तुम दिख पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा हो सूर्य ऐसा होगा, चंद्रमा ऐसा होगा। और ध्यान का इसलिए मन में नियंत्रण बहुत डिफिकल्ट है। मैंने बोला सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। लाइट को वहाँ सूर्य के लाइट को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तुम्हारे को अभी सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, चंद्रमा 3,46,000 किलोमीटर दूर है। इसलिए मन में कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा मन की स्पीड होती है। लाइट की स्पीड ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा स्पीड मानी जाती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। अब वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो मुद्दे पे ये ध्यान रखो कि तुम्हें इमेजिनेशन पावर डेवलप करना है। इमेजिनेशन पावर कि मैंने जो बोला तो तुम्हें ओरिजिन से जाता हो सर्कल दिखना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। मैं टिप्स इसलिए सिखा रहा हूँ, मेरे को पढ़ाना, मेरे पास 100 तरीके पढ़ाने के हैं। मैं वैसे भी पढ़ा सकता हूँ जैसे 11 में पढ़ा कि यार मेरे को क्या मतलब है, इन्होंने कोऑर्डिनेट पढ़ना, मेरा काम पढ़ाना, तो फिर वो वाला सैलरी पेड टीचर हो गया कि भैया तेरा काम है 2 घंटे का लेक्चर देना है बच्चों को, और 2 घंटे का लेक्चर दे, फार्मूला लिख दे, इस चीज़ को आता ठीक है, नहीं आता ठीक है, पढ़ेगा ठीक है, नहीं पढ़ेगा ठीक है, जो सिलेक्शन हो जाए, नहीं हो तो अपने भाग्य का। इंपॉर्टेंट ये कि जो हमने कमियाँ छोड़ी 11-12 में उसी को तो दूर करना है, सिवाय पाप थोड़ी काटना कि हम सिलेक्ट हो जाए। हमको ये नेचर में बिल्डअप करना है ताकि बाद में सॉफ्टवेयर फील्ड में जाएंगे तो उसमें भी इमेजिनेशन चलता है। लाइव चीज़ों का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, जो चीज़ें लाइव है उसको देख के इमेजिनेशन पावर डेवलप करना पड़ता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हम कोडिंग करें। वहाँ पूरा खेल तो इसी का चलता है। इसलिए तो गूगल इतने बड़ा खड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट खड़ा है, अमेजन सिस्को खड़ा है, क्योंकि दूसरे ऐसा नहीं सोच पाए। लैंग्वेज तो सब वही यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसर सब वही यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेवलप करना है तुम्हें। कि मैंने जैसे बोला सेकंड नंबर फॉर्म में बोला कि जो सर्कल है, इफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब जहाँ ओरिजिन की बात होती है, जहाँ ओरिजिन बोले तो 0 0 नहीं दिखना चाहिए तुम्हें, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी तुम 0 0 देख रहे थे, तुम्हारे मन में 2 लड्डू दिख रहे थे, डबल 0 0। अब तुम्हें क्या दिखना चाहिए? एक्स और वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट। जब भी मैं ओरिजिन बोलूँ तो ये दिखना चाहिए तुम्हें, फिगर में हमेशा ये दिखना चाहिए। जब भी ओरिजिन बोलूं तो समझ जाना एक्स और वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? और मैंने सब बोला कि सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, सर्कल कहाँ से पास थ्रू रहा? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास हो रहा, ओरिजिन से गुजर रहा है, तो सर्कल को ओरिजिन से गुजार डालो। समझ में आ रहा है भैया? ये गुजर गया, समझ में आ रहा है? गुजर गया कि नहीं गुजर गया? तो सर्कल ओरिजिन से पास थ्रू रहा है। तो बोला उस सर्कल की क्वेश्चन बताओ भैया जो ओरिजिन से पास थ्रू रहा है, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। हमें सेंटर नहीं पता, सर्कल बिना सेंटर रेडियस के एग्जिस्ट नहीं करता। सर्कल बनाना तो सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रखना कि दुनिया में कोई भी क्वेश्चन ब्रह्मांड का आ जाए, 2 लाइन का है 10,000 लाइन का, तुम हिलो मत, तुम्हें दिमाग में रखना भैया सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, सर्कल बना लोगे। ये रहा इक्वेशन, सेंटर की सेंटर रख दो, रेडियस के रेडियस रख दो, आंसर आ गया तुम्हारा। कितने ही कहानी घुमा ले, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर दे, तुम तो दिमाग में बैठाओ कि भैया हो गया तेरा, सेंटर कहाँ, रेडियस कहाँ रखा, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? बस सर्कल में सेंटर रेडियस के अलावा कुछ नहीं है। इसने बोला सर्कल ओरिजिन से पास थ्रू रहा, हाँ भैया करा दिया ओरिजिन से पास थ्रू। अब सेंटर नहीं बोल रहा, कुछ बोला सेंटर के बारे में नहीं बोला, तो मैंने मान लिया सेंटर मेरा क्या है, एच कमा के। माना सेंटर क्या है, एच कमा के, मान लिया सेंटर एच कमा के। क्लियर हुआ? माना मेरा सेंटर क्या है, एच कमा के, और रेडियस आर मान लिया। अब रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस, ये आर है। अभी रेडियस को आर बोलूंगा मैं बार बार, समझ में आ रहा? आर स्पेलिंग आर से स्टार्ट होती है ना। ये रेडियस आर है, तो ये भी आर है, तो ये भी आर है,
तो ये भी आर है, तो ये भी आर होगा, होगा आर यहाँ पे, ये आर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये रेडियस यहाँ से तक क्या हो गया आर, सेंटर मैंने एच कमा के मान लिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर ये एच कमा के तो ये दूरी क्या हो जाएगी एच। अभी बताया मैंने अलग से, फिर से समझा रहा हूँ मैं, बार बार समझा रहा हूँ कि अगर मैं सेंटर एच कमा के लेता हूँ किसी सर्कल का, कोई सर्कल बनाया मैंने और मैंने कहा कि इसका सेंटर एच कमा के है, तो ये दूरी एच, ये दूरी क्या हो जाएगी के, तो सेंटर क्या हो जाएगा एच कमा के, ये दूरी एच, ये दूरी क्या हो जाएगी के। तो अगर सेंटर एच कमा के तो ये दूरी क्या हो जाएगी एच और ये दूरी क्या हो जाएगी के। याद रखना सेंटर जो है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा के वाला। समझ में आ रहा है? के वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो एच कमा के जो है तो ये दूरी के होगी, ये दूरी क्या होगी एच, हॉरिजॉन्टल एच है और ये क्या है के। यही चीज मेरे क्लास के बाद बना के डायग्राम दिमाग में बिठा लेना कि एच क्या के क्या, डायग्राम कैसे बनेगा ये। और रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है। अब रेडियस एच कमा के से 0,0 बीच की दूरी है, एच कमा के से 0,0 के बीच की दूरी है। ये पॉइंट ओरिजिन है 0,0 है और एच कमा के है, तो ये आर है, रेडियस हो गया। 0,0 से एच कमा के बीच की दूरी कुछ दिख रहा है? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ही तो है। तो मुझे 0,0 से एच कमा के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था मैंने, पहला फार्मूला था, स्ट्रेट लाइन का कल ही पढ़ाया था। ये पॉइंट x1 y1 मान लो, इस पॉइंट को x2 y2 मान लो। क्या होता है फार्मूला? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ r इक्वल हो जाएगा √h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर। तो बायो वालों के हिसाब से लिख रहा हूँ भैया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो r इक्वल √, क्या जाएगा h² प्लस k²। तो हमने देखा कि जो सर्कल ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा था उसका सेंटर तो चलो एच कमा के मान लिया, सेंटर एच कमा के मानते हैं तो रेडियस आर हो जाता है √h² प्लस k²। अब तुम्हें सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, सर्कल अपने आप बना लोगे। सेंटर एच कमा के तो एच कमा की जगह एच कमा के ही रख दो, रखा हुआ है, और रेडियस आर की जगह आर की उठा के वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो जैसे इसकी वैल्यू उठा के रखते हैं तो सर्कल जो हमारा बनेगा क्या बनेगा x1 h का होल स्क्वायर। भाई h की जगह h ही रख रहे हैं अपन, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहीं से जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? प्लस क्या जाएगा y1 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। r मतलब क्या है h² प्लस k², r स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन। इक्वेशन से ज़्यादा ध्यान रखना, तुम्हें कंडीशंस ध्यान रखना है। तो जो कंडीशन बनती जाएगी ना इसको ब्रैकेट में याद रख लेना कि पहले समझ लो सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। जैसे मैं बोलूँ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। कंडीशन याद रखना कि सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन देन r इक्वल्स टू √h² प्लस k²। अगर ये याद है तो मन में ही रख लोगे, इस इक्वेशन में रख लोगे। एक इक्वेशन याद कर लो, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर h² प्लस k²। फॉर्म नंबर 3 लिखना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ सेंटर लाई ऑन x एक्सिस। लिख लिया? इफ सेंटर लाई ऑन एक्सिस, जहां सेंटर लाई ऑन एक्सिस है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, चेंज वो हो रहा है। समझ में आ रहा है? कंडीशन समझना। इसने बोला सर्कल इक्वेशन निकालना है अगर सेंटर x पे होगा, ध्यान से समझना। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ सेंटर लाई ऑन x एक्सिस, तो तुम्हारा x यहाँ है, कॉन्सेंट्रेट होकर बोर्ड की तरफ समझो, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, इसलिए जब मैं समझाऊं तो लिखने में चालू कर दिया करो। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ सेंटर लाई ऑन x एक्सिस, अगर सेंटर कहाँ पे x पे, तो उस सर्कल इक्वेशन निकालना जिसका सेंटर x पे, तो x ये है, इस पे सेंटर होना है, सेंटर बीचों बीच होता है, तो ये सर्कल बन गया, सेंटर यहाँ हो गया, और हमें पता है x पे y क्या होता है 0, सब बता रखा स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये तुम्हें ध्यान रखना, मैं रिकॉल भी कराते जा रहा हूँ, x एक्सिस y एक्सिस, तो x की इक्वेशन क्या होती है y = 0, x की इक्वेशन y = 0 होगी, y की इक्वेशन x = 0 होगी। क्योंकि सेंटर x पे है, सेंटर x पे है तो x पे y 0 होगा। तो सेंटर अगर मैंने h, k माना, इन जनरल कभी कुछ ना दे रखा हो तो सेंटर हमेशा क्या मान लो h, k। सेंटर मैंने अगर h, k माना तो चूंकि सेंटर अब x पे है तो x, ये x वाला कोऑर्डिनेट होता है, ये y वाला होता है, ये पहला x होता है, सेकंड क्या होता है y। तो सेंटर क्या हो जाएगा h, 0, ये क्या हो जाएगा 0, के 0 हो जाएगा, सेंटर h, 0 होगा। रेडियस में तो कोई छेड़छाड़ हो नहीं रहा, क्योंकि सर्कल का जो साइज है, साइज थोड़ी बदल जाएगा। तुम जो रिंग है, साइकिल का रिंग है, रिंग लेके चाहे यहाँ खड़े हो जाओ, सिर्फ लोकेशन बदल रही, मान लो यहाँ पे तेजनगर में, या यहाँ पलासे चले जाओ, रिंग की साइज बदल जाएगी। यूँ चाहे अमेरिका चले जाओ, जितना बड़ा रिंग है उतना ही बड़ा रहेगा तुम्हारा, तो उसका ध्यान का रिंग की साइज थोड़ी बदलेगी, मतलब रेडियस तो वही रहेगा, लेकिन लोकेशन में उसका सेंटर बदल जाएगा। इधर अलग होगा, सॉल में लगोगे तो अलग सेंटर होगा, वहाँ रखोगे तो अलग होगा।
तो रेडियस वही रहेगी, समझ में आ रहा है, रेडियस वही रहेगी, क्लियर हुआ। तो सेंटर हो गया एच कमा के और रेडियस क्या हो गया आर। तो यहाँ पे याद कैसे रखना वो समझा रहा हूं मैं, कंडीशन से याद रखना कि मैंने कहा इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, तो तुम बोलोगे k इक्वल्स टू 0। क्या बोलोगे? चेंज क्या हुआ? k इक्वल्स टू 0। कंडीशन याद रखना, बाकी तो तुम बना ही लोगे। जैसे मैंने बोला कि सर्कल का सेंटर x पे है, सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, तो तुम्हारे दिमाग में अगर x में y 0, y मतलब k, h कहाँ के सेंटर होता है तो k मतलब क्या है 0, तो बोलोगे सर k 0 होगा, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब जैसे ही तुमने k इक्वल्स टू 0 बोला तो सेंटर क्या हो गया h कमा 0, रेडियस क्या हो गई r। अब तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, हाथ लगाए बिना तुम्हें इक्वेशन बोलना है, क्योंकि हाथ लगा के तो कोई भी बोल लेगा, फिर लिख के तो कोई बोल लेगा। सेंटर तुम्हारा h कमा 0 हो गया और रेडियस क्या हो गया r। ये इक्वेशन फर्स्ट में उठा के पुट करो, बोलो आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेंटर तुम्हारा h कमा 0 था और रेडियस क्या था r। उठा के इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट से जनरेट कर रहा है सबको, समझ में आ रहा है? ये थर्ड कंडीशन खत्म। अब चौथी कंडीशन लिखना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ सेंटर लाई ऑन y एक्सिस, अगर सर्कल का सेंटर y पे है, समझो ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया। अब सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे तो क्या होगा, समझो सर्कल का सेंटर का y एक्सिस पे हुआ है, जैसे जहाँ पे x और y इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट 0 0 हो गया, ओरिजिन हो गया। सर्कल का सेंटर अगर y पे होगा तो y पे क्या होगा x0, x पे क्या हो जाएगा y0, y पे x0, x पे y0। तो सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे होगा, मतलब सेंटर यहाँ हो गया y एक्सिस पे। तो y पे जैसे अगर सेंटर मैंने h कमा k लिया, क्या ले लिया h कमा k, तो ये x वाला कोऑर्डिनेट है, ये y वाला कोऑर्डिनेट है, तो सेंटर क्या हो जाएगा 0 कमा k, 0 कमा k। क्लियर हुआ? y पे x क्या हो जाएगा 0। क्लियर हुआ? रेडियस कुछ नहीं, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रही है, समझ में आ रहा है, ये दूरी आ रही है। तो तुम्हारा जो सेंटर है अभी हो गया तुम्हारा क्या 0 कमा k और रेडियस क्या r। उठा के यहाँ रखो, इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा x। क्लियर हो गया? तो यहाँ कंडीशन तुम्हें याद रखना, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तुम्हारे काम का, अगर h इक्वल्स टू 0 याद रह गया 0 कमा k और रेडियस r, इक्वेशन इसमें रखोगे फर्स्ट में और तुम्हारा आंसर जनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब अगला फॉर्म लिखना। देखो अभी फॉर्म नंबर सेकंड क्या था कि उस सर्कल की फॉर्म नंबर सेकंड और थर्ड को मिला रहा हूँ मैं, अभी आपस में मिक्स करते जा रहा हूँ, समझना। फॉर्म के अंदर फॉर्म बनते जाएंगे तो अब कॉम्प्लेक्स होता जाएगा चीजें, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझाया। फॉर्म नंबर 2 में, फॉर्म नंबर 1 में बताया कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन 0 कमा 0 पे था। फॉर्म नंबर 2 में बताया सर्कल ओरिजिन से जा रहा था। फॉर्म नंबर 3 में सर्कल का सेंटर x पे था और फॉर्म नंबर 4 में सर्कल सेंटर y में था। अब फॉर्म नंबर जो 5th है उसमें सर्कल ओरिजिन से भी जा रहा है, सर्कल ओरिजिन से भी जा रहा है और सेंटर भी x पे है। सर्कल ओरिजिन से भी जा रहा है और सेंटर भी क्या है x पे है, मतलब सेकंड और थर्ड को मिला दिया मैंने, समझ में आ रहा है? फॉर्म नंबर 2 में सर्कल ओरिजिन से जा रहा था, इमेजिनेशन करते जाओ, डायग्राम इमेजिनेशन करते जाओ, अभी बनवाया डायग्राम, समझ में आ रहा है? मैं बार बार बता रहा हूँ, मैथ्स में इमेजिनेशन पावर डेवलप करो। जब चीज़ें हम लिखते हैं ना तो उसमें फियर होता है, डर होता है, डर महसूस होता है। जब इमेजिनेशन है, किसी को तुम रास्ता बता रहे हो, तो जब तुम किसी को रास्ता याद करो, तुम्हारे गाँव घर में 100% किसी न किसी के साथ ये उपलब्धि मिली होगी, तुम्हारे लिए तो उपलब्धि है, तुमसे कोई रास्ता पूछ ले तो तुमसे कोई रास्ता पूछा होगा, फुर्सत में रहते हो, कितने अच्छे तरीके से बताते हो, अच्छा उधर जाना है, अच्छा रुको। तो जब तुम रास्ता बताते हो किसी को जाने का, तो तुम उसको तो हाँ दाएं बाएं उसको हाँ ना बोलता है, लेकिन तुम्हें पूरा वीडियो फिल्म दिख रहा होता कि नहीं इमेजिनेशन में, कि वहाँ जाना, वहाँ से मुड़ जाना, यहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, तुम्हें पूरा विजुलाइज हो रहा होता है। बस विजुलाइज हो रहा होता है, इसलिए कॉन्फिडेंट होकर रास्ता बताते हो। अगर वो अटक गया तो फोन से बताते हो कहाँ है, अरे वो खड़े हो, वो पान की दुकान में खड़े हो, चलो लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, चलो पीला मकान दिख रहा है, तो तुम्हारे को दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, तो तुम वहाँ तक देख पा रहे हो। वहाँ तक इसलिए देख पा रहे हो कि तुम इमेजिनेशन कर पा रहे हो। इमेजिनेशन क्यों कर पा रहे हो? उस रास्ते से 1000 बार गुजर चुके हो, तुम्हें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। आधी रात में अगर तुम्हें उस जगह पे ले जाया जाए, आधी रात में जबकि लाइट वेट नहीं, तो भी उस रास्ते से निकल के आ जाओगे, कभी नहीं भटकोगे, घबराओगे नहीं कि घबरा जाओगे कि मेरे को कहाँ छोड़ दिया, घबराओगे क्या? बहुत डिफिकल्ट हो गया ऐसा बोलोगे क्या? अब मेरा कुछ नहीं हो सकता ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, वैसे मैथ्स में नहीं बोल पाओगे। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ कि जब तुम इमेजिनेशन करने लगोगे तो फंडे तुम्हारे क्लियर होंगे। अब नहीं है सिर्फ लिखा हुआ करोगे कि कोई लिख के चिट्ठी में दे दिया दाएं जाना बाएं जाना, तो हर कहीं दाएं हर कहीं बाएं हैं, हर कहीं आए हैं हर कहीं बाएं हैं, आए बाएं करते रहोगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि रटो मत चीज़ों को, खुद समझो। मैं लिख दूंगा समझ में, तुम लिख सिर्फ छापने का काम करोगे, फिर वही हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट में डायग्राम जब तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए इमेजिनेशन पावर डेवलप करवा रहा हूँ। तो तुम्हें सीरीज नंबर 2 पे कि सर्कल कहाँ से जा रहा था? ओरिजिन से।
फिगर नंबर 3 पे जो इक्वेशन नंबर 3 था, या फॉर्म नंबर 3 था, सर्कल का सेंटर कहाँ था? एक्स पे। अब दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ कि सर्कल ओरिजिन से भी जा रहा है और सेंटर भी कहाँ पे? एक्स पे। लिखो इफ सर्कल पासेस थ्रू द, ऐसा लिखो, इफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। सर्कल ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है और सेंटर एक्स पे है। सर्कल पास, आईएमपी देना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। इफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, सर्कल ओरिजिन से भी पास थ्रू हो रहा है और सेंटर भी एक्स पे है, तो समझो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, जहां एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो पॉइंट 0 0 हो गया। अब यहाँ सर्कल ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है, कहाँ से पास थ्रू हो रहा है? ओरिजिन से, ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है, समझ में आ रहा है? और सेंटर भी कहाँ? एक्स पे। क्लियर हुआ? मैं वहां से पास थ्रू नहीं करा सकता, फिर सेंटर डिफरेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? मुझे सेंटर कहाँ रखना है? एक्स पे, तो सेंटर एक्स पे, तो यहाँ बीचों बीच रखना पड़ेगा। और ओरिजिन से पास थ्रू कराना, तो ओरिजिन से पास भी हो रहा है ये, तो ये सर्कल ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है, सेंटर एक्स पे है और एक्स पे वाई 0 होता है, तो एच कमा के में के क्या जाएगा? 0, के मतलब वाई, एच मतलब एक्स, समझ में आ रहा है? सेंटर तो एच कमा 0 हो गया, एच कमा 0 हो गया, और रेडियस आर होता है, पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, समझो ध्यान से। रेडियस आर तो होता है, लेकिन मैंने बोला जो एच है, यहाँ से यहाँ तक दूरी एच है। मैं 100 बार मैंने बोला कि जो सेंटर होता है कुछ नहीं होता है, एक्सिस से हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल लिखा, ध्यान समझना, ये एच है और ये के है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यही तो एच होती है, और क्या होती है? ये डिस्टेंस क्या होती है? ये एच है, तो चूंकि पैरेलल तो ये भी एच हो गया, समझ में आ रहा है? ये दूरी के होती है, ओरिजिन 0,0 से ये दूरी क्या होती है? के। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होता है एच, के, तो चूंकि ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, इसलिए ये दूरी क्या हो जाएगी? के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एच होती है, इसलिए मैंने सेंटर का कोऑर्डिनेट एच रखा है, समझ में आ रहा है? यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी क्या है? एच, एच है, एच का सेंटर एच का 0 लिया, तो एच का मतलब यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी क्या है? एच। क्लियर हुआ? तो ये आर भी तो है, नहीं है? बस समझ में। सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या होती है? रेडियस, आर ही होती है। ये दूरी क्या हो जाएगी? आर। ये दूरी क्या हो जाएगी? आर। सेंटर से बाउंड्री की दूरी, सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या होती है? रेडियस। तो हम देख रहे हैं ये एच है, ये आर भी तो है। अगर मैंने एच कमा 0 लिखा, इसका मतलब ये दूरी क्या है? एच। अभी मैंने एच कमा 0 लिखा, समझ में आ गया? अगर एच है तो आर भी तो है ये। यहाँ सेंटर से सर्कमफ्रेंस दूरी क्या होती है? आर। तो ये एच भी है और ये आर भी है, मतलब हमने बोला एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर, एंड के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। के क्या हो जाएगा? 0। तो एच इक्वल टू आर एंड के इक्वल टू 0 उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ उठा कर पुट कर दो, तो सर्कल मिल जाएगा। पुट करके बताओ मुझे सर्कल क्या होगा, बोलो जरा। एच की जगह एच ही रहने दो, आर की जगह एच रख देना, चाहे तो आर एच की जगह आर रख दो या आर की जगह एच रख दो, कुछ भी रख दो, इक्वल है ना। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0, ये 0 है, तो क्या कर दूंगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, आर की जगह क्या रख दिया? एच। क्लियर हो? ऐसा ही बोल सकते हो, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, चाहे एच कर लो या आर, कुछ भी यूज कर लो। क्लियर हुआ? ये डायग्राम है और ये कंडीशन है, ये कंडीशन याद रखना, एच इक्वल टू आर एंड के इक्वल टू 0, कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला लिखना, इफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस। देखो पूरा वही कंडीशन है, देखा जाए अभी एक्स पे था, अब क्या हो जाएगा? वाई पे। तो तुम खुद ही डायग्राम बना सकते हो। इफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या होता है? ओरिजिन। इफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइन वाई एक्सिस, सर्कल ओरिजिन से पास, ये देखो पास थ्रू हो रहा है ओरिजिन से, और सेंटर कहाँ पे? वाई पे, तो वाई पे एक्स 0 होगा, एक्स पे वाई 0 होगा, वाई तो सेंटर क्या हो जाएगा? 0 का के। अब क्लियर होने लगा होगा? अब 0 का मतलब देखो ये दूरी क्या है? के, तभी हमने के रखा। तो ये दूरी आर भी तो है भाई, यहाँ से यहाँ तक आर, ये आर, तो ये भी तो आर है, सेंटर से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी? आर। तो यहाँ पे हम देखा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 एंड के इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। क्लियर हुआ? लिख लो। तो अब समझो जरा, एच इक्वल टू 0 के इक्वल टू आर है, ये उठा के इसको सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे रखा, इक्वेशन 1 में पुट किया, बताओ क्या होगा इक्वेशन? क्लियर हो गया? आर की जगह कहाँ अपन ने क्या रख दिया? के। बना लो डायग्राम, बना लो, लिखो फटाफट लिखते जाओ। अगला फॉर्म है सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। सर्कल अगर इसको टच करता तो क्या होगा? देखो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये एक्स और वाई बताने जाना है, पूरा इमेजिनेशन डायग्राम करो, एक्स को टच कर रहा है तो टच कराना एक्स को, टच बोला, कट नहीं बोला जाना। इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल एक्स को टच कर रहा है,
सर्कल एच को टच कर रहा है, ये टच कर गया। अब सेंटर में कुछ नहीं करना है, सेंटर में अगर ये एच कमा के है तो ये एच कमा के अगर सेंटर ले लिया तो ये दूरी क्या है एच, ये दूरी क्या है के। क्लियर हुआ? ये दूरी एच है और ये दूरी क्या है के। क्लियर हो गया? सर्कल एक्स को टच कर रहा है तो ये दूरी के है तो ये आर भी तो है। ध्यान समझते जाना, समझना। इफ सर्कल टच एक्सिस, सर्कल अगर उसको टच कर रहा है तो मैंने बोला सेंटर एच कमा के लिया तो ये दूरी क्या होगी एच, ये दूरी क्या होगी के। सेंटर से सेंटर जो कुछ नहीं होते हैं, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। तो अगर ये दूरी के है तो आर भी तो है। तो हमें यहाँ देखें के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर, के इक्वल्स टू आर, ओरिजिन 0,0, के इक्वल्स टू आर। तो सेंटर तुम्हारा क्या हो गया एच कमा के, पर रेडियस क्या हो गया आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के, या के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर। उठा के इसमें पुट कर दो, तुम उठा के पुट करा तो बताओ जरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर की जगह क्या हो जाएगा के स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो तुम्हें ये तो जनरेट कर ही लोगे, इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हें याद ये रखना कि अगर सर्कल एक्स को टच कर रहा है देन के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर। लोकस में यही सारी कंडीशन काम आने वाली है, कंडीशन तुम्हें ये काम आने वाली है, तो खुद ही जनरेट कर लोगे कि तुम्हारा अगर के इक्वल्स टू आर है तो आर की जगह के रखना है, बाकी ये सेंटर तो सेम ही है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना, अगर बोले इफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, जैसे ही मैं कंप्लीट करूं इफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस तो तुम्हारे मुंह से निकलना डायग्राम तुम्हें दिख जाना चाहिए, पहले रटो मत चीजों को। सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, अब एक्स को टच करा तो वर्टिकल के इक्वल्स टू क्या जाएगा आर, तो फटाक से तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए सर के इक्वल्स टू क्या जाएगा आर। अब के इक्वल्स टू आर मतलब आर की जगह के हो गया, सेंटर एच कमा के हो गया, सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। डायग्राम ये दिखना चाहिए तुम्हें। क्लियर हुआ? लिख लो, बना लो, जल्दी करो। लिख लिया? बजाऊं? चलो अब लिखो इफ सर्कल टचेज वाई एक्सिस, इफ सर्कल टचेज वाई एक्सिस एच इक्वल्स टू आर। If circle touches y-axis, then h equals to r. देखो समझो कैसे h equals to r हुआ, समझते भी जाओ। लिख लिया? then h equals to r। अभी सर्कल s को टच कर रहा था, अब सर्कल y को टच कर रहा है। अब सर्कल अगर y को टच कर रहा है, y को, तो सर्कल जैसे y को टच कर रहा है तो हमें पता है यहाँ से अगर ये सेंटर h कमा के ले लिया, सेंटर क्या ले लिया h कमा के, ये दूरी क्या होगी h, ये दूरी क्या होगी k। तो अगर ये दूरी h है तो ये r भी तो है। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है रेडियस r, तो ये h है तो r भी है। h इक्वल्स टू क्या हो गया r। ध्यान तुम्हें ये रखना है, बाकी यहाँ ये दूरी k हो गई। तो इक्वेशन क्या होगी, सेंटर देखो तुम्हारे पास सेंटर क्या हो गया h कमा के, एंड रेडियस r इक्वल्स टू क्या हो गया h। इक्वेशन पुट करके बोलो आंसर क्या हो जाएगा, लिख लो। लिख लिया? अब दोनों को मिला दिया मैंने, 8 और 7 और 8 को। लिखो इफ सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इफ सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर जाए, डायग्राम बना लेना। ये खुद ही बताओगे कंडीशन, तुम पहले डायग्राम बना लो फिर तुम्हारे मुंह से निकलवाऊंगा, तुम खुद ही बताओगे। लिख लिया? अब सर्कल दोनों को टच कर रहा है तो क्या होगा समझो। सर्कल अगर x को जब टच कर रहा था, इसके पहले वाले 7th नंबर पे सर्कल जब x को टच कर रहा था, किसको टच कर रहा था x को, डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, x को टच कर रहा था, सिर्फ x को टच कर रहा था, तो हमने देखा क्या था k इक्वल्स टू r। अगला 8 नंबर में सर्कल किसको टच कर रहा था y को, तो क्या लिखा था तुमने, अब सर्कल दोनों ऐसे टच कर रहा है, इन दोनों को मिलाना ही तो है, और क्या है कि h इक्वल्स टू k इक्वल्स टू क्या जाएगा r। क्लियर हुआ? और वैसे भी देख लो, बिना मिलाए भी देख लो कि अगर मान लिया तुम जो सेंटर है उसको मैंने मान लिया h कमा के, क्या मान लिया, तो ये दूरी h होगी और ये दूरी k होगी, ये दूरी क्या होगी h और ये दूरी क्या होगी k। कि एक्सिस से ये पर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर का y कोऑर्डिनेट है और y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर का x कोऑर्डिनेट है। ये दूरी क्या है k, r भी तो है। तो ये दूरी क्या है k है, तो r भी तो है। सेंटर से सरकमफ्रेंस दूरी क्या होती है रेडियस, ये k है r भी है, और ये दूरी क्या है h है, ये भी तो r है। ये दूरी h है तो r भी तो है। h इक्वल्स टू क्या है r, k इक्वल्स टू r, तो h इक्वल्स टू k इक्वल्स टू क्या हो गया r। ये कंडीशन बन गई, समझ में आ रहा, समझ लो। अगर ये कंडीशन बन गई देन इक्वेशन विल बी, कुछ मत करो, इक्वेशन उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो इक्वेशन जहाँ k है r है वहाँ क्या करना है h, पुट करके देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तीनों जगह या तो एच आ जाएगा, तीनों जगह क्या आ जाएगा, ये तीनों जगह क्या आ जाएगा आर।
कठिन लग रहा है क्या? लिखते जाओ, डायग्राम बना लो, जल्दी करो। लिख लिया? यहां तक पहुंचे 9वें कंडीशन में। 9 कंडीशन तो मेन ही है, इसी के अंदर सर्कल क्वेश्चन घूमेंगे। 9 ही मेन कंडीशन रहती है। लिख लिया ये पूरा? तो देखो ये 9 कंडीशन मेन कंडीशन रहती है। 10वां एक कंडीशन है जो मालूम होना चाहिए। सर्कल का देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चन है 9 कंडीशन के अंदर घूमेगा। 9 फॉर्म है सर्कल के, इसी के अंदर सर्कल घूमेगा। या तो पहला, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, पांचवा, छठा। लेकिन ये जो 9 के बाद एक 10वां नंबर फॉर्म है, 9 फॉर्म हो गए तुम्हारे। एक 10वां नंबर स्पेशल फॉर्म है, वो भी बहुत ध्यान रखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह वो वहाँ यूज होता है। तो फॉर्म नंबर 10 और लास्ट फॉर्म लिखो, फॉर्म नंबर 10 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज गिवन। उस सर्कल की इक्वेशन निकालना जिसके डायमीटर के एंड्स पॉइंट दे रखे हैं। समझ में आ रहा है? तो समझो, पहले डायग्राम समझते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जहां एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन 0 0। क्लियर? एक सर्कल बनाया मैंने, ध्यान समझते जाना। ये सर्कल का डायमीटर ले लिया मैंने, ए बी डायमीटर ले लिया। डायमीटर क्या होता है? जो कॉर्ड जो सेंटर से पास थ्रू होती है। समझ में आ रहा है? सर्कल के जो कॉर्ड सेंटर से पास थ्रू, सर्कल के कई सारे कॉर्ड हो सकते हैं। कॉर्ड मतलब ध्यान रखना, जो लाइन कट करती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। सेंटर यहाँ है, ये भी कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड जो सेंटर से पास हो गई है तो वो कॉर्ड, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? डायमीटर। कॉर्ड ये भी है, कॉर्ड ये भी है, कॉर्ड ये भी है, कॉर्ड ये भी है, लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से चली गई वो क्या हो जाएगी? डायमीटर। क्लियर हुआ? तो कुल मिला के ये कि जो कॉर्ड विच पास थ्रू द सेंटर, जो कॉर्ड सेंटर से पास थ्रू होती है क्या कहलाती है? डायमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसने बोला 10वां नंबर फॉर्म ये है, उस सर्कल की इक्वेशन निकालना है जिसके डायमीटर समझ में आ गया? रेडियस का डबल भी होता है डायमीटर। रेडियस का क्या होता है? डबल। जैसे सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, इसका डबल कर दो, मतलब यहाँ से ये आर और ये भी आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो ये आर मतलब क्या हो जाएगा? 2r। तो 2r जो हो गया क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो ये पूरा डायमीटर हो गया। समझ में? डायमीटर की लेंथ 2r हो गई। क्लियर हुआ? ये डायमीटर हो गया। क्लियर हुआ? रेडियस का डबल क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर वो कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड सर्कल की डायमीटर ही होती है। समझ में आ रहा है? कॉर्ड तो ये भी है, कॉर्ड ये भी है, लेकिन सबसे बड़ी कॉर्ड यहाँ बनेगी है। समझ में आ रहा है? और ये वाली बनेगी सबसे बड़ी कॉर्ड। तो सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो क्या होती है? डायमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब फंडा ये 10वां नंबर फॉर्म ये कि उस सर्कल की क्वेश्चन निकालना है जिसके डायमीटर के एंड्स पॉइंट दे रखे हैं। तो ये सर्कल का जो डायमीटर का पहला एंड जो है, पहला एंड वो मैंने x1 y1 मान लिया। क्लियर हुआ? के जो दूसरा एंड मान लिया x2 y2, ये गिवन होगा, ये हमेशा गिवन होगा। वो दिया रहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ एंड्स पॉइंट ऑफ डायमीटर इज 1 2 3 4 इफ एंड पॉइंट डायमीटर इज 4 5 7 9। समझ में आ रहा है? गिवन होगा। तो सर्कल की इक्वेशन निकालना जिसका डायमीटर का पहला एंड x1 y1 है और दूसरा एंड क्या है? x2 y2। तो उस सर्कल इक्वेशन क्या होना चाहिए सब पूछा है, तो थोड़ा ध्यान से समझो कंसेप्चुअली, फिर मैं डिराइव करके बता रहा हूँ। तो अगर पहला एंड x1 y1 है, सर्कल डायमीटर का पहला एंड क्या है? x1 y1 और दूसरा एंड क्या है? x2 y2। तो सर्कल की पहले इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, उसको लिख लो, फिर मैं डिराइव करके बताऊंगा जनरेट कैसे हुई। समझ में आ रहा है? तो सर्कल का अगर डायमीटर का पहला एंड x1 y1 है और दूसरा एंड x2 y2 है, तो इस सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन होगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे होगी जनरेट करके मैं बता रहा हूँ। डायग्राम वगैरह बना लिया? लिख लिया? चलो अब देखते हैं ये डिराइव कैसे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये हम ऐसे कैसे मान लें कि सर ये सर्कल की वो इक्वेशन होगी जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट x1 y1 x2 y2 होंगे, तो इक्वेशन कैसे हुई? ध्यान समझना, एक कंसेप्ट याद रखना। आप समझो ये डिराइव कैसे हुआ समझा रहा हूँ। एक कंसेप्ट याद रखना कि जो सर्कल का डायमीटर होता है, हमेशा ये रखना, मल्टीपल टाइम काम आएगा, 9th क्लास का कंसेप्ट है, कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। भूल गया हो तो वापस रिकॉल कर देता हूँ कि जो सर्कल का डायमीटर होता है, कोई सर्कल है, मान लो ये सपोज सर्कल है, समझ में आ रहा है? कोई सर्कल का डायमीटर सेंटर जा रहा है तो डायमीटर, समझ में आया? सेंटर जाने वाले कॉर्ड, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो अपने सर्कमफ्रेंस पे, जो सर्कमफ्रेंस ये है, सर्कल का डायमीटर अपने सर्कल डायमीटर ए बी डायमीटर, तो सर्कल का डायमीटर अपने सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सब्टेंड करता है। कितने एंगल सब्टेंड करता है? 90 डिग्री का एंगल। और ये भी याद रखना कि सर्कल की कोई कॉर्ड, मान लो कोई डायमीटर अगर एंगल सब्टेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस में थीटा, मान लो कोई एंगल सब्टेंड कर रहा है थीटा, तो सेंटर पे हो जाएगा 2 थीटा। क्या हो जाएगा? 2 थीटा। यहाँ एंगल ये 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 एंगल ऐसे ही बनता है। तो एक फंडा याद रखना, कंसेप्ट याद रखना कि जो सर्कल का डायमीटर है वो अपने सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सब्टेंड करता है। कितने एंगल सब्टेंड करता है? 90 डिग्री। कंसेप्ट याद रखना। तो हमें पता कि जो सर्कल का डायमीटर है अब वो अपने सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सब्टेंड कर रहा है। किसका एंगल सब्टेंड कर रहा है? 90 डिग्री।
क्लियर हुआ? 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है। तो मैंने ये पॉइंट P सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट P ले लिया। फंडा ये सर्कल पूरा कितने का होता है? 360 का। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? 180 का। फंडा समझ में आ रहा है? पूरा सर्कल 360 का होता है, पता है कि नहीं? ये पूरा सर्कल जो है, जैसे अपन ने बोला ये क्वाड्रेंट की बात करें तो पहला क्वाड्रेंट 90 का होता है कि नहीं? ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, ये पूरा घूम गया 360 हो गया कि नहीं हुआ? अब सेमी सर्कल बनाए 360 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180। तो 180 का एंगल ऐसे तो बनता है भैया, ऐसे ही बनता है। क्लियर हुआ? और फंडा ये कि सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल अगर थीटा है तो सेंटर पे क्या जाएगा? 2 थीटा। या अगर 2 थीटा है तो उधर क्या जाएगा? थीटा। 180 का आधा कर कितना आता है? 90। वही तो हो रहा है और क्या हो रहा है? ऐसे भी अल्टा पलटा के कर ले, बात वही है। तो फंडा एक याद रखना कि सर्कल का जो डायमीटर है अपने सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है। क्लियर हुआ? तो ये जो 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है, मैंने मान लिया सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट P है जिसकी क्वाड्रेंट मैंने मान लिया x, y। क्या मान लिया? कठिन कुछ भी नहीं, ध्यान से समझते जाना। बस इसमें एक ही फंडा काम कर रहा है, 9th क्लास का है, कि सर्कल का जो डायमीटर है अपने सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है। तो मान लिया सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट P अज्यूम कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? x, y। जैसे बेनाम कोई व्यक्ति नहीं रहता, उसका एक नामकरण करना पड़ता है। रमेश, दिनेश, महेश, उमेश, गायत्री, सावित्री, सीता, गीता, मीता, मीता, अनीता, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं पहचानेंगे कैसे? सब एक जैसी हो जाए। तो वो कुल मिला के पॉइंट लिख दिया, उससे काम नहीं चलेगा, उसका नामकरण करना पड़ेगा। समझ में? रामू, श्यामू, दिनेश, महेश। तो मैंने वही बोला कि एक पॉइंट P लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? x, y। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट P लिया, क्या ले लिया? x, y। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें मालूम है कि सर्कल के ये ऊपर पॉइंट x, y है और हमें पता है कि अगर ये जो लाइन AB है, डायमीटर लाइन AB डायमीटर जो है वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। नहीं, ये बात समझ में है? दो लाइनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो लाइन कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। और याद करो कल ही स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो M1 M2 क्या हो जाएगा? -1। क्लियर? मैंने इसीलिए कल सारे फंडे पढ़ा दिए और इसीलिए बोला हर फंडा कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, इसलिए जो प्रॉब्लम्स आने वाली मैंने पहले बता दिया। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन M1 M2 क्या होता है? -1। दो लाइन कभी भी अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। M1 पहली लाइन का स्लोप है, M2 दूसरी लाइन का स्लोप है। M1 पहली लाइन का स्लोप है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। अभी तो बीच का एंगल 90 है। इस लाइन का जो स्लोप होगा मतलब M1, इस लाइन का जो स्लोप होगा मतलब क्या है? M2। उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो -1 निकलना चाहिए अगर वाकई परपेंडिकुलर है तो। अब इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप। तो स्लोप निकालने की टेक्निक बताया था कि कोई लाइन, कोई पॉइंट है, अगर x1, y1 है और दूसरा पॉइंट क्या है? x2, y2, तो स्लोप क्या था? y2 - y1 डिवाइड x2 - x1। y का डिफरेंस डिवाइड x का डिफरेंस। तो करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे x1, y1, x2, y2 नहीं है, एक पॉइंट क्या है? x, y। ये पहली जो लाइन है PA है, समझ में आ रहा है? और दूसरी लाइन क्या है? PB। तो PA के बीच का स्लोप निकालना, PA के बीच का स्लोप निकालना है। तो y का डिफरेंस y माइनस क्या हो जाएगा? y1। M1 जो होगा, M1 में अलग से निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा? y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। और M2 जब निकालेंगे, M2 इसका स्लोप, समझ में आ रहा है? इधर का क्या आ जाएगा? y माइनस y2 डिवाइड बाय x माइनस x2। क्लियर हुआ? और हमें पता लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर। तो M1 M2 क्या आ जाएगा? -1। तो M1 की जगह उठाओ वैल्यू y माइनस y1 डिवाइड बाय क्या जाएगा? x माइनस x1। और y2 की जगह क्या जाएगा? M12 की जगह क्या जाएगा? y माइनस y2 डिवाइड बाय x माइनस x2। x माइनस इक्वल क्या जाएगा? यहाँ तक समझ में आया? इसको नीचे वाले को उधर ले जाओ माइनस में, इसको यहीं पढ़े रहने दो। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। नहीं, ये बात समझ में? इसको पलटा लो इधर, जैसे इसको इधर पलटाया, इसको इधर लेके आए तो क्या जाएगा? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू क्या जाएगा? 0। क्लियर हुआ? और यही तो लिखाया था अभी, अरे 10वां नंबर फॉर्म यही लिखाया था। हो गया जनरेट? ये लिख लो ये पूरा।
है।